तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं यहाँ पर चाल के बारे में, और अब इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे कि वेग क्या होता है। ठीक है, तो वेग हुआ हमारे पास विस्थापन बटा समय। ठीक है, इससे पहले हम चाल के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि होती है दूरी बटा समय। अब वेग वो चाल के मध्य वही अंतर होगा जो कि विस्थापन वो दूरी के मध्य था। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दूरी जो होती है वो विस्थापन के या तो बराबर हो सकती है या हमेशा उससे बड़ी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि दूरी जो है ये अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। ये पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो यदि विस्थापन सदिश राशि है तो उससे संबंधित वेग भी आपका सदिश राशि हो जाएगा, और यदि दूरी अदिश राशि है तो उससे संबंधित चाल भी हो जाएगी आपकी अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि होने का मतलब क्या होगा कि इसमें वेग का मान के साथ साथ आपको वेग की दिशा बताना भी जरूरी है, जबकि चाल के अंदर अदिश राशि होने की वजह से केवल मान महत्वपूर्ण है, दिशा नहीं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम मात्रक की बात कर लेते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसी प्रकार चाल का मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यदि आपको उदाहरण के तौर पर दिया जाए कि 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल होगी या वेग। यहाँ पर केवल आपको मान दिया गया है तो हम कहेंगे कि ये चाल है। और यदि आपको दिया जाए कि 5 मीटर प्रति सेकंड प्लस एक्स दिशा में, तो इसे हम कहेंगे ये दिया गया है आपको वेग, क्योंकि यहाँ पर मान के साथ साथ आपको दिशा के बारे में भी जानकारी दी गई है। और मान और दिशा जब दोनों एक साथ दिए गए हों तो वो वेग कहलाएगा, जबकि केवल मान के बारे में बात की गई हो तो फिर वो कहलाएगी चाल। ठीक है, अब जिस प्रकार चाल के हमने 4 भाग पढ़े हैं, उसी प्रकार वेग को भी हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो वेग का पहला भाग होगा एक समान वेग, और इसी प्रकार दूसरा इसका भाग होगा असमान वेग। तीसरा पार्ट होगा इसका औसत वेग, और चौथा भाग होगा तात्क्षणिक वेग। एक समान वेग किसे कहेंगे? जब आपका कोई कण एक सीधी रेखा में गति कर रहा है और इस गति के दौरान उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए पर जो वेग है कण का वो है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो बिंदु बी पर भी वेग कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात कण ने अपनी गति के दौरान वेग में कोई परिवर्तन नहीं किया है। वेग में यहाँ परिवर्तन नहीं होने से तात्पर्य ये है कि एक तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, साथ ही इसकी दिशा में भी परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब मान भी नियत है और साथ में दिशा भी नियत है। ये दोनों जब नियत रहेंगे अर्थात कांस्टेंट रहेंगे, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि आपका वेग एक समान वेग है। यदि मान व दिशा में से किसी भी एक में परिवर्तन हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका कण चल रहा है और फिर वो इस दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं बी से सी, अभी भी वो 5 मीटर प्रति सेकंड से ही चल रहा है, पहले भी वो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही गतिमान था। अब यदि कहा जाए कि ए से सी तक की यात्रा में कण का वेग कैसा रहा, नियत रहा या परिवर्तित रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि वेग परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि भले ही उसका मान 5 मीटर प्रति सेकंड नियत हो, परंतु उसकी जो दिशा है वो दिशा चेंज हो गई। और किसी भी सदिश राशि में जब मान नियत हो दिशा में परिवर्तन हो जाए, या दिशा नियत हो मान में परिवर्तन हो जाए, या दोनों में एक साथ परिवर्तन हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे सदिश राशि में परिवर्तन हुआ है, सदिश राशि नियत नहीं रही है।
तो यहाँ पर आपका वेग जो है इस अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। जब तक आपके मान व दिशा दोनों नियत रहेंगे, सिर्फ उसी अवस्था में आप कह सकते हो कि आपका कण का वेग एक समान वेग है। ठीक है, अन्यथा यदि मान में या फिर दिशा में या फिर दोनों में परिवर्तन हो तो वेग आपका हो जाएगा एक असमान वेग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास यहाँ पर एक समान और असमान वेग की। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग क्या है इसको देखते हैं। इसे हम लिखेंगे वी एवरेज, और वी एवरेज को हम यहाँ पर कहेंगे कि ये आपके पास है कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरो का चिन्ह लगाया है हमने, ये एरो का चिन्ह आपके सदिश राशि को व्यक्त करता है। कुल विस्थापन को अपन डेल्टा एक्स वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि सदिश राशि है, डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका कुल समय। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर कुल विस्थापन बटा कुल समय होगा। इसे हम चाहें तो यहाँ पर x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1। समय अदिश राशि होती है तो इसके ऊपर सदिश का चिन्ह नहीं लगाना है। और डेल्टा जो यहाँ पर है, इस डेल्टा का जो चिन्ह है इसका मतलब होता है अंतराल, इसका अर्थ है अंतराल। ठीक है ना, तो यहाँ पर x2 से x1 के बीच का अंतराल था जिसको हमने डेल्टा x कहा, और समय में t2 से t1 का अंतराल था जिसको अपन ने डेल्टा t कहा। ठीक है, अभी हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि औसत वेग क्या होगा। तो हम एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई कण है और वो A से B गति करता है, और इसका वेग दे रखा है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये चल रहा है प्लस x दिशा में। ठीक है, अब ये अपने पास पुनः लौट करके आता है बिंदु C तक, ये बिंदु C हो गया। ठीक है, और बिंदु C जो है वो A व B का मध्य बिंदु है। तो निश्चित रूप से अगर मान लो कि इसकी दूरी x है तो ये पूरी दूरी हो जाएगी आपके पास 2x बिंदु B से C। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि ये कण 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, और यहाँ पर B बिंदु पर पहुंचने के बाद इसने अपनी दिशा चेंज कर ली है। पहले ये जाता है A से B और फिर जाता है B से C। तो इस पूरी गति के दौरान आपको निकालना है कि इसका वेग कितना रहेगा, औसत वेग। तो यदि हम यहाँ पर औसत वेग की गणना करें तो हम लिखेंगे कि कुल विस्थापन कितना हुआ और उस विस्थापन में समय कितना लगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी को हम x नहीं लेकर के कुछ मान ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 10 मीटर में इस दूरी को मान लेता हूँ तो ये पूरी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए कुल विस्थापन कैसे निकालें पहले उसको देखेंगे। तो यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को अभी हमने लिखा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को हमने लिखा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, अर्थात x2 का मतलब है अंतिम बिंदु, ये अंतिम बिंदु होगा, और x1 होगा आपका प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है, तो प्रारंभिक बिंदु है हमारे पास A पर, और अंतिम बिंदु कहाँ पर है, C पर। इन दोनों के मध्य जो भी दूरी होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो हम इनके मान रख देते हैं। तो यहाँ A से C के मध्य जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 में से 10 गया तो कितने बचा, 10 मीटर। तो आपका x2 माइनस x1 का जो मान है वो आपको आ चुका है 10 मीटर। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि समय कितना लगेगा, तो देखिए समय की गणना करते थे, समय आपको समय पूरा लेना है क्योंकि समय अदिश राशि है। तो हम चलेंगे यहाँ पर A से B, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पर 20 मीटर है, चाल आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये आ गया 4 सेकंड। ए से बी तक जाने में 4 सेकंड, ये है ए से बी का समय। अभी हमें जाना है बी से सी बी, हमें जाना है बी से सी बी,
तो उसके लिए दूरी होगी हमारे पास 10 मीटर की, और चाल हमारे पास परिवर्तित नहीं हुई है तो वो 5 ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो अब इस समय को जोड़ देंगे, क्योंकि समय अदिश राशि है, इसमें दिशा के अनुसार कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, तो समय को सिर्फ जोड़ते हुए चलना है हमें। तो यहाँ पर कुल समय जो हम रखेंगे तो वो हो जाएगा 4+2 कुल समय, और ऊपर कुल विस्थापन जो हमारा रहा है इसको आप 10 मीटर रख सकते हो। यहाँ पर विस्थापन निकालने का एक तरीका हम और यूज कर सकते हैं कि ए से जब आप बी जाओगे, ए बिंदु से जब आप बी बिंदु तक जाओगे तो ये पूरी दूरी है 20 मीटर, बी से सी जाओगे तो ये दूरी है 10 मीटर। परंतु हमें पता है कि विस्थापन यदि हम एक्स दिशा में लेते हैं, प्लस एक्स दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब हम माइनस एक्स दिशा में जाएंगे तो हम इसे लेंगे नेगेटिव में। तो प्लस एक्स दिशा में विस्थापन कितना हुआ 20 मीटर, प्लस फिर हम चले बी से सी, तो बी से सी का विस्थापन माइनस एक्स दिशा में है, इस वजह से लेंगे -10। तो कुल मिलाकर के कुल विस्थापन कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम विस्थापन की गणना कर सकते हैं। तो हम यहाँ विस्थापन कितना रखेंगे 10 मीटर। तो आपका जो वी एवरेज होगा वो होगा 10/8 या फिर 5/4 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी इस पूरी यात्रा के दौरान रहे औसत वेग का मान हमें मिल चुका है। इस तरीके से हमें औसत वेग की गणना करनी है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट एक पार्ट और बचा हुआ है जो कि आपका है तात्क्षणिक वेग। ये क्या होता है? तो तात्क्षणिक वेग होता है किसी निश्चित समय पर वेग की गणना। इसे हम बोलते हैं वी इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग, और ये होता है आपका विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, अब विस्थापन बटा समय तो हम वेग में पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तात्क्षणिक वेग में नया क्या है? तो ये तात्क्षणिक वेग है किसी निश्चित समय पर आपके कण का वेग। जैसे मान लीजिए कि यही आप सवाल जो अभी चल रहा है इसमें हमें तात्क्षणिक वेग निकालना है, और वो तात्क्षणिक वेग निकालना है हमें 3 सेकंड पर। ठीक है, जब समय देखिए आप, समय कितना चल रहा है 4 और 2 6 सेकंड। मतलब ए से लेकर के यदि हम जाएं बी तक और बी से जाएं सी तक, तो ए से लेकर के बी तक और बी से लेकर के सी तक यात्रा का जो कुल समय आया है वो आया है 6 सेकंड। ठीक है, हमें किसी निश्चित समय पर वेग चाहिए। ये जो आपने वेग यहाँ पर निकाला है औसत वेग, ये पूरी यात्रा का औसत वेग है। ठीक है, ए से सी तक जब हम चलेंगे तो पूरी यात्रा का औसत वेग होगा। परंतु यदि हमें किसी निश्चित समय पर वेग निकालना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कोई एक निश्चित समय हम ले लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि t बराबर 4 सेकंड पर आप वेग निकालिए। t बराबर 4 सेकंड पर वेग निकालिए। तो किसी निश्चित समय पर वेग की गणना की जा रही है, और इसी को हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। कैसे निकालेंगे? तो t बराबर 4 सेकंड पर कितनी दूरी तय कर चुके थे हम? तो t बराबर 4 सेकंड पर हम जो दूरी तय कर चुके थे वो थी 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि t बराबर 4 सेकंड पर हम कहाँ थे? बी बिंदु पर, और समय कितना 4 सेकंड। तो सब दूरी बटा दूरी बटा चाल, तो चाल यहाँ पर कितना रखेंगे हम 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हमें वेग की गणना करनी है, तात्क्षणिक वेग की। तो वेग का मान होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना तय किया गया है 4 सेकंड के अंदर? वो है 20 मीटर। 4 सेकंड जब हुए तब हम बी बिंदु पर थे, और बी बिंदु तक विस्थापन 20 मीटर रहा, और वेग बराबर होगा दूरी या विस्थापन बटा समय। समय है 4 सेकंड, तो वेग कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जब आप इस बिंदु पर बी बिंदु पर जहाँ पर समय हो चुका है 4 सेकंड, यहाँ जब हम वेग निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड। क्यों आया है 5 मीटर प्रति सेकंड? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि कण ने अपनी चाल में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ए बिंदु से जब वो प्रारंभ किया था चलना, तब भी उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ही था, और बी बिंदु तक भी उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ही है। तो यदि आप ए से लेकर के बी के बीच में किसी भी समय इसका वेग निकालोगे, ए से लेकर के बी के बीच में किसी भी समय यदि इसका हम वेग निकालेंगे तो हर बार हमें वेग कौन सा प्राप्त होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हम तात्क्षणिक वेग कह सकते हैं, किसी निश्चित समय पर निकाला गया वेग।
या फिर इसे हम औसत वेग भी कह सकते हैं ए व बी के मध्य, क्योंकि ए से बी के मध्य जब आपका कण सीधी रेखा में चल रहा है, इसे हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं। ए से लेकर के बी के बीच में एक सीधी रेखा में जब भी कण गति करता है तो इसका जो भी औसत मान होगा वो इसके तात्क्षणिक मान के बराबर ही आएगा, क्योंकि जब वो कण सीधी रेखा में गति कर रहा है तो उसने दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया, दिशा उसकी नियत है। इसके अलावा उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया, चाल भी नियत है। ठीक है, तो इस दौरान यदि आप औसत मान निकालोगे या इसका तात्क्षणिक मान निकालोगे तो दोनों मान आपको हमेशा समान मिलेंगे। इन दोनों मानों में अंतर आना कब प्रारंभ होता है? जब कण अपनी दिशा परिवर्तित कर दे। कण अपनी दिशा चेंज करेगा, अलग दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा, तो उसके बाद फिर आपके पास पूरी यात्रा का औसत मान और तात्क्षणिक मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेग के 4 प्रकार थे जिसे हमने उदाहरण से समझा भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की, जो कि होगा हमारा त्वरण, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे ए से। क्या होता है त्वरण? तो त्वरण होता है आपका यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर का मतलब हुआ कि वेग का आपको समय के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन आप पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, अवकलन और समाकलन के बारे में। तो यहाँ पर त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन की दर का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, जैसे एक एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, कि आपका कण चल रहा है ए से बी के मध्य। यहाँ पर कण की जो चाल है वो दी हुई है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इस कण ने अपनी चाल को बढ़ाना प्रारंभ किया और कहीं बीच वाले बिंदु पर जब हम चाल निकालेंगे तो वो हो चुकी है 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर इस कण ने अपनी चाल को बढ़ाता रहा और अंत में बिंदु बी पर इसकी चाल यदि हम निकालें तो वो आ रही है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कण ए से बी के मध्य अपनी चाल को लगातार बढ़ाता जा रहा है, चाल में लगातार परिवर्तन करता जा रहा है। तो समय के सापेक्ष जो भी परिवर्तन हुआ, समय के सापेक्ष यहाँ पर जो भी परिवर्तन हो रहा है वेग में, उसे ही हम क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में इसने अपने वेग में कितना परिवर्तन कर लिया है। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ए से सी बिंदु तक पहुँचने में इसको कुछ समय लगा, जो कि था 2 सेकंड। ए से सी तक पहुँचने में इसको कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड समय लग रहा है। ठीक है, और चाल में कितना परिवर्तन आ गया? चाल 5 से 10 हो गई। तो त्वरण कितना हुआ? चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, जो कि 10-5 है, और समय इसको कितना लगा? 2 सेकंड। तो ये आ गया 5/2, या इसे कहेंगे 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब आप त्वरण का मात्रक निकालोगे तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये मात्रक मिलकर के हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास मात्रक होता है त्वरण का। ठीक है, तो त्वरण कितना आ गया? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कण प्रत्येक सेकंड में अपनी चाल को 2.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ा रहा है। हर सेकंड बाद आपके कण की जो भी चाल है उसमें 2.5 आप और जोड़ दो। इस तरीके से आपकी चाल लगातार बढ़ती जा रही है, ये होता है त्वरण। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर समय अगर आपको 2 सेकंड नहीं दे करके, समय आपको 2 सेकंड नहीं दे करके समय का मान कुछ और दिया जाता, जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड,
ए से सी तक जाने में कितना समय लगा? 5 सेकंड। देखिए ए से सी तक जाने में समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड। तो अब यदि त्वरण निकाला जाए तो वेग में परिवर्तन तो वही है 10 माइनस 5, मगर समय कितना लगा? 5 सेकंड। तो यहाँ पर कितना मान आ गया? 5 डिवाइड बाई 5 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मान अब चेंज हो गया। तो यहाँ से हमें ये क्लियर पता चल रहा है कि त्वरण का मान सिर्फ वेग में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, इस चीज पर भी निर्भर करता है कि उस वेग को परिवर्तित होने में कितना समय लगा। ठीक है, जब हम समय को चेंज करेंगे तो फिर आपका त्वरण भी चेंज हो जाएगा। अब इस त्वरण का अर्थ क्या हुआ? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपका कण प्रत्येक सेकंड में अपनी चाल को 1 मीटर प्रति सेकंड से और बढ़ा देता है। पहले सेकंड में अगर आपकी चाल 5 है तो अगले सेकंड में ही वो हो जाएगी 6, क्योंकि चाल कितने से बढ़ गई? 1 से। अगले सेकंड में हो जाएगी 7, अगले सेकंड में 8। इस तरीके से हर सेकंड कण की चाल 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ती रहेगी। ये हो गया आपके कण का त्वरण। ठीक है, तो कण का त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन पर तो निर्भर करता ही है, साथ में कितने समय में वो परिवर्तन हुआ उस समय पर भी निर्भर करता है। और इसी को मिला करके हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब है समय के साथ परिवर्तन, किसमें? वेग में। ठीक है, तो ये हो गया आपके कण का त्वरण। अब ये त्वरण जो है जरूरी नहीं है कि आपके वेग में बढ़ोतरी को ही प्रदर्शित करे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कण की स्पीड, आपके कण की चाल किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगातार घट रही हो। मान लीजिए कि पहले चाल इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड है, कहीं बीच वाले बिंदु पर ये 5 मीटर प्रति सेकंड रह गई और अंत में जाकर के ये हो गई 0। अब इस अवस्था में तो कण की चाल लगातार घटती जा रही है, तो इस अवस्था में को क्या हम त्वरित गति नहीं कहेंगे? यहाँ पर भी आपके कण की जो गति है वो त्वरित गति कहलाएगी। और यहाँ पर भी फॉर्मूला हम वही लगाएंगे dv/dt, अर्थात वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का समय 2 सेकंड है, तो अब हम क्या कहेंगे कि त्वरण कितना हुआ? तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, अर्थात अंतिम वेग। वेग में परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये वेग में परिवर्तन का अर्थ है। तो अब त्वरण कैसे निकालेंगे? तो अंतिम वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभिक त्वरण, सॉरी प्रारंभिक वेग जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड था। समय कितना लगा? कुल 2 सेकंड। तो यहाँ पर हमने 2 सेकंड मान रख दिया है। अब यहाँ पर मान सोल्व करने के बाद कितना आएगा? तो ये आएगा माइनस का 5/2, अर्थात माइनस का 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपका त्वरण माइनस में आ रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके कण की जो भी चाल है वो प्रत्येक सेकंड में 2.5 मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाती है। ठीक है, माइनस में आने का मतलब है चाल में लगातार कमी आ रही है। पहले अगर आपकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड थी, अगले सेकंड में 2.5 कम कर लीजिए 7.5 रह जाएगी, अगले सेकंड में 2.5 कम कर लीजिए 5 रह जाएगी। तो पहले सेकंड में ये होगा, दूसरे सेकंड में ये होगा, यही हमारे डायग्राम में था। तो त्वरण जो है यहाँ पर आपका कहलाता है मंदन। इस त्वरण को दूसरा नाम हम देते हैं मंदन। मंदन का अर्थ होता त्वरण ही है, परंतु इसमें वेग में आती है कमी। समय के साथ वेग आपके पास यहाँ पर लगातार कम होता रहता है। ठीक है, तो वेग में कमी को कहेंगे मंदन, जो कि नेगेटिव में आएगा, और वेग में यदि वृद्धि हो रही है तो उसे कहेंगे त्वरण, जो कि आता है आपका पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात एक और है कि यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि त्वरण आपका जो है वो है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, या ए बराबर हमने लिखा dv/dt।
तो ये अपने पास यहाँ पर वेग का समय के सापेक्ष अवकलन भी है। ठीक है, यदि किसी प्रश्न में आपको इस प्रकार दिया गया है कि वेग जो है वो आपके कण का लगातार चेंज हो रहा है। अभी हमने जो दो उदाहरण लिए हैं इसमें या तो आपके कण का वेग लगातार बढ़ रहा है, ऐसा उदाहरण लिया, या फिर कण का वेग लगातार घट रहा है, ऐसा उदाहरण लिया। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि कण का वेग कभी बढ़े कभी कम हो, तो उस अवस्था में हम त्वरण कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कि ऐसे ही किसी अवस्था में वेग का समीकरण जो है, अर्थात वेग समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, वो आपको दिया गया है 5t² प्लस 2t माइनस 3। ये एक समीकरण है और इस समीकरण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि वेग का मान समय पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे समय हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके वेग में भी परिवर्तन होगा, अर्थात ये परिवर्तित वेग है। इसे हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तित वेग होगा। अब हमें कहा गया है कि t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण क्या होगा? वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन में आपने सूत्र पढ़ा है कि जब हम x की घात n का यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो घात आगे आती है और पावर 1 से कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d/dt इसको अलग कीजिए और अंदर रखिए वेग। d/dt का मतलब हुआ समय के सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं। किसका करेंगे अवकलन? तो d/dt का मतलब समय के सापेक्ष अवकलन, और वेग का तो वो होगा 5t² प्लस 2t माइनस 3। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे इस सूत्र के अनुसार। तो सबसे पहले हमारे पास 5 नियत है। नियतांक कांस्टेंट जब भी किसी परिवर्तित भौतिक राशि के साथ गुणा में आता है तो उसका कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा कैसा छोड़ देना है। ठीक है, और जो भी परिवर्तित राशि है उसका अवकलन कर देना है। यहाँ पर परिवर्तित राशि t² है और t है। परिवर्तित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समय तो लगातार चेंज होता रहता है, और यहाँ पर अवकलन करने का मतलब भी यही है कि समय में चेंज होगा उसके अनुसार वेग में कैसा चेंज होगा उसी को हम त्वरण कहेंगे। तो समय में चेंज हो रहा है तो समय परिवर्तित राशि है, और परिवर्तित राशि t² t दोनों ही है। यहाँ पर 5 और 2 और 3 नियतांक रहेंगे। नियतांक यदि इन परिवर्तित राशियों के साथ गुणांक में आते हैं, नियतांक यहाँ पर है 5, 2 और 3। यदि आपका नियतांक जैसे मान लीजिए 5 t² के साथ में गुणा में है तो इसका कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। और यदि नियतांक अकेला आता है तो फिर उसका अवकलन हो जाता है 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 लिखा, उसके पश्चात t² का अवकलन करेंगे तो इस सूत्र के अनुसार घात आगे लेंगे और घात में 1 की कमी कर देंगे। 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगी पावर। आगे लिखा 2 कांस्टेंट है, t के साथ गुणा में था तो कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे t की घात 1 है, यहाँ पे t की घात हम 1 मान सकते हैं, तो उस 1 को आगे लेना है और t की घात 1 में से 1 को कम कर देना है। फिर माइनस हो जाएगा 3 जिसका अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि जब भी आपको कोई नियतांक अकेला होगा उसका अवकलन हो जाएगा 0। कारण क्या है इसका? क्योंकि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन देख रहे हैं हम यहाँ पर। 3 अपने आप में नियत राशि है, समय के साथ 3 4 तो नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर समय के साथ जो भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है तो उसका परिवर्तन 0 होगा, और इसी को अवकलन कहते हैं। क्या भौतिक राशि 3 का कोई समय के सापेक्ष परिवर्तन है? नहीं है। उस नहीं को ही अपन ने यहाँ पर 0 से प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम चलें तो ये होगा 10t प्लस, अब देखिए जब 1 में से 1 जाता है तो यहाँ पे आएगा 0, और जब किसी भी भौतिक राशि की घात 0 होगी तो उसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मान 1 हो जाएगा t का, और सिर्फ 2 बचेगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है आपका अवकलन, सॉरी त्वरण।
ठीक है। तो इस प्रकार यदि आपको वेग परिवर्तित रूप में दिया जाए तो हम अवकलन की सहायता से तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 सेकंड पर निकालो, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए का मान आया है जो कि 10t+2 है, इसमें समय का मान कितना रखेंगे, 5। समय का मान 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50+2 जो कि हो जाएगा 52 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार हम किसी वेग परिवर्तित वेग की सहायता से अवकलन की सहायता से त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्न में आपको दिया गया है कि कोई कण है और वो कण आपका एक सीधी रेखा में गति कर रहा है और उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है जिसे हम कहेंगे y, और y का समय के सापेक्ष कुछ ऐसा संबंध है t⁻³ y यहाँ पे मीटर में है और t सेकंड में है। ठीक है। तो जिसको आप जैसे जैसे समय का मान रखोगे यहाँ पर समीकरण में, समय को हम बढ़ाएंगे तो तय होने वाली दूरी का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ये समीकरण का अर्थ हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको t बराबर 2 सेकंड पर तात्क्षणिक चाल ज्ञात करनी है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 0 से लेकर के 2 सेकंड के मध्य औसत चाल क्या होगी। ये दो प्रश्न आपको यहाँ पर सोल्व करने हैं। पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि आपने जो चाल पढ़ी है उसमें हमने सूत्र लिखा था कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है। और यदि हम ये औसत मान है, ये आपका औसत चाल का सूत्र है। तात्क्षणिक चाल की अगर बात करें तो उसका सूत्र होता है dx/dt। dx/dt अपने आप में अवकलन को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात इसे सोल्व करने के लिए आपको अवकलन करना होगा, जबकि ये मान आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कुल मान रख करके। ठीक है। तो पहले हमें चाहिए तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान होता है v इंस्टेंटेनियस, अर्थात आपको ये वाला मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी x के रूप में नहीं दी गई है, क्वेश्चन में y के रूप में दी गई है। तो हम लगाएंगे v इंस्टेंटेनियस बराबर dy/dt। ठीक है। क्योंकि दूरी में समय के साथ परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे d/dt अर्थात समय के सापेक्ष अवकलन, और ये समीकरण है आपका t³/3। ठीक है। अब जो भी नियतांक जैसे कि 3 है, किसी भी परिवर्तित राशि जो कि t³ है, इसके साथ या तो गुणा में हो या भाग में हो, तब उसका कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो ये 1/3 हमने छोड़ दिया। अब बचा क्या, t³। तो इसका हम करेंगे x⁴n के अकॉर्डिंग अवकलन। x⁴n का अवकलन जब करते हैं x के सापेक्ष ही, तो ये बन जाता है पावर आगे और पावर में से एक कम। तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा। नियतांक रखना है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो इसको हटा देते हैं। क्या बचा आपके पास, t⁻²। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर t⁻² तात्क्षणिक चाल का मान आ चुका है। परंतु उसने पूछा गया है कि t बराबर 2 सेकंड पर ही तात्क्षणिक चाल निकालनी है, तो t का मान 2 सेकंड पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। औसत चाल का मान निकालना है हमें। हम जानते हैं कि औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है यहाँ पर,
तो देखिए कुल दूरी जो है वो हमें पता नहीं है, हमें निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? समय अंतराल के अकॉर्डिंग। जब हम 0 से लेकर 2 रखेंगे, 0 जब हम रखेंगे y में, जब हम 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। जब हम t का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान 0 प्राप्त होगा। और t बराबर 2 सेकंड पर y का क्या मान हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 8/3 मीटर। ठीक है, तो y के हमारे पास दो मान आ चुके हैं, t1 पर y1 और t2 पर y2। अब हमारे पास हम सूत्र में y दिया गया है तो हम x को हटा के y कर देते हैं, और इसका मतलब होगा y2 माइनस y1, और डेल्टा t का मतलब है t2 माइनस t1, अर्थात समय में अंतर, और ये हो गया दूरी में अंतर। तो बाद वाला जो y2 है वो आ रहा है 8/3, पहला वाला y1 0 है, बाद वाला समय है 2 सेकंड, पहले वाला है 0। इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पर जाएगा 4/3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके पास औसत चाल हो गई, और ये जो हमने पहले कैलकुलेट की थी ये आपकी तात्क्षणिक चाल हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अवकलन का यूज करके मान कैलकुलेट करने होंगे। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं।